हेलो फ्रेंड्स। और आज के इस लेक्चर में क्लास 12th के लिए एक और नए यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है यूनिट 6 ऑप्टिक्स। और इस यूनिट के अंदर में हम लोग को 2 चैप्टर्स कवर करने हैं, जिसमें से है चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। ये दोनों चैप्टर हम लोग को 1 बाय 1 कवर करने हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं, जो कि है चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का डिटेल सिलेबस देखते हैं। वही चीज़ आज यहाँ भी करने वाले हैं। चैप्टर 9 का सबसे पहले हम लोग डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। लेकिन डिटेल सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर इस चैप्टर 9 को बहुत अच्छे से समझना है तो हम लोग को 12th के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इतने ही टॉपिक, केवल 12 टॉपिक को ही पढ़ना पड़ेगा। बट ये 12 टॉपिक जो है आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोगों ने क्लास 10th में ऑप्टिक्स पढ़ा था, वो सभी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, ये सारा टॉपिक आप लोग को पता होना चाहिए। नोट, फॉलोइंग टॉपिक शुड बी डन बिफोर स्टडी ऑफ ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड वेव ऑप्टिक्स। जो रे ऑप्टिक्स है या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है या वेव ऑप्टिक्स है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये सारा टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। तभी आपको 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा टॉपिक आप लोगों को समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। तो इसमें से कौन कौन सा टॉपिक है इसको मैं रीड कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले लाइट क्या होता है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, लाइट का सोर्स क्या होता है, लाइट का मीडियम क्या होता है, लाइट को हम कब रे बोलते हैं, कब बीम बोलते हैं, ये सभी चीज़ आपको पता होना चाहिए अगर चैप्टर 9 और चैप्टर 10 को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं कॉन्सेप्चुअली तब। और उसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। लाइट से रिलेटेड ये एक फिनोमिनन है, तो इसमें इसका डेफिनेशन, रे डायग्राम, इसके टाइप्स और इसके लॉज ये पता होना चाहिए। अब मिरर क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। मिरर क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे मिरर जो है प्लेन मिरर होता है और स्फेरिकल मिरर होता है। तो प्लेन मिरर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोगों को स्फेरिकल मिरर को जानना है। मिरर क्या होता है, मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, तो मिरर 2 टाइप से होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर आप लोग को नहीं पढ़ने हैं, आप लोगों के सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इसके टाइप्स, इसका यूज़ क्या होता है, सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, जैसे कि स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है और स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे कि पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस हो गया, फोकस पॉइंट क्या होता है, फोकल पॉइंट क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, ये सारा चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। साइन कन्वेंशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है स्फेरिकल मिरर के लिए ये है। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन टर्म्स एंड साइन कन्वेंशन। अगर चैप्टर 9 चैप्टर 10 को पढ़ना है क्लास 12th के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्फेरिकल मिरर का, और ये सभी आप लोग का बेसिक बनाएगा ऑप्टिक्स के लिए। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इमेज फॉर्मेशंस का रूल आपको पता है तभी आपको ऑप्टिक्स समझ में आएगा। इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर, चाहे वो इमेज फॉर्मेशंस कॉनकेव के लिए हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर के लिए हो, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मिरर फार्मूला आप लोग पढ़े ही होंगे, 1/f = 1/v 1/u। तो ये फार्मूला केवल आप लोग क्लास 10 में फार्मूला बस पढ़े रहे होंगे, यहाँ पर इसका डेरिवेशंस करेंगे। लेकिन इसका डेरिवेशंस को समझने से पहले आपको रूल पता होना चाहिए इमेज फॉर्मेशंस का, ठीक है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। नेक्स्ट बात करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको भी आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ रखा है। ये होता है h'/h, इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियो के इक्वल होता है। बट इसको आप लोग डायरेक्ट फार्मूले के फॉर्म में पढ़ें, यहाँ पर हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे और अलग अलग टर्म्स देखेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसका रे डायग्राम क्या होता है, कॉज क्या होता है और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस क्या होते हैं। इसके बाद बात करते हैं लेंस के बारे में। नॉर्मल चीज़ पता होना चाहिए, जैसे डेफिनेशन, टाइप्स, यूज़, सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। जितना चीज़ हम लोग को मिरर के बारे में पता रहता है, सेम वही चीज़ लेंस के लिए भी पता होना चाहिए।
और इसमें जो इम्पोर्टेंट है लेंस और मिरर में वो क्या है, इससे रिलेटेड छोटा छोटा जो डेफिनेशन होता है, जैसे कि अपेर्चर हो गया, कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, प्राइमरी फोकस पॉइंट हो गया, सेकेंडरी फोकस पॉइंट हो गया, ठीक है, ये सारा चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशंस फॉर कॉनकेव लेंस, साइन कन्वेंशन, लेंस फार्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, लेंस फार्मूला को आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, 1/f = 1/v - 1/u होता है। ये फार्मूला आप लोग क्लास 10 में पढ़ रखे होंगे। इस फार्मूले का डेरिवेशन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। उसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये पता होना चाहिए, इसको भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, μ = c/v होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक चीज़ और पता होना चाहिए जिसको मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ लेकिन अभी लिख देता हूँ। उस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, तो इमेज के पास कौन कौन सा प्रॉपर्टीज होता है जी? पहली प्रॉपर्टी तो ये होता है कि ये या तो रियल होगा या तो वर्चुअल होगा। ठीक है, ये इमेज की प्रॉपर्टी है, और ये इन्वर्टेड हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। ठीक है, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टीज है। या तो ये छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है ना, डिमिनिश्ड हो सकता है या फिर मिनिमिज्ड हो सकता है, मिनिमिज्ड हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। तो इस टाइप की जो इमेज की प्रॉपर्टीज है ये सभी पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा है कि छोटा है, लार्ज है कि इनलार्ज है ना, मैग्नीफाइड है कि नहीं है, तो इमेज की ये सारी प्रॉपर्टी आप सभी को पता होना चाहिए। और ये सारा टॉपिक अगर आप लोग अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में क्लास 10th का चैप्टर 10 का आप लोग मेरे चैनल को विजिट करिए, उसमें प्लेलिस्ट डला हुआ है चैप्टर 10 का, उसमें जो लेक्चर डला हुआ है उसमें ये कंप्लीट डला हुआ है। तो क्लास 12th के चैप्टर 9 और चैप्टर 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं समझेंगे आप लोग तो ये चैप्टर बहुत कम समझ में आएगा, या तो आप लोग को रटना पड़ेगा। इसलिए ये सारा टॉपिक पहले आप लोग क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अगर इसको सिंगल लेक्चर में करना चाहते हैं तो चैप्टर 10 का सिंगल लेक्चर डला है, और एक ही लेक्चर में एक साथ देखना चाहते हैं तो लगभग 3 आवर का लेक्चर डला हुआ है प्लेलिस्ट में, आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर 9 का, जो 12th के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या जेईई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शंस देख लेंगे, और इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे कि ऑप्टिक्स क्या होता है, ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके कितने ब्रांच होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग मिरर फार्मूला का डेरिवेशंस देखेंगे। जैसे अभी कुछ देर पहले बताया था ना, मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u होता है। बट यहाँ पर मिरर क्या होता है, मिरर कितने टाइप के होते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब चीज़ हम लोग नहीं देखेंगे, ये सब आप लोग को ऑलरेडी पता होना चाहिए। यहाँ पर केवल और केवल हम लोग मिरर फार्मूला का डेरिवेशंस देखेंगे, और क्लास 10th में इसी का फार्मूला आप लोग डायरेक्ट पढ़े थे। इसके बाद लीनियर मैग्निफिकेशंस का फार्मूला देखेंगे, एम का वैल्यू देखेंगे, जिसको आप लोग डायरेक्ट फार्मूले के टर्म्स में पढ़े थे, क्लास 10th में। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसका डेरिवेशंस देखेंगे और इसका अलग अलग टर्म्स देखेंगे कि इसको कितने टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद ये वाला टॉपिक आप लोग के लिए नया रहेगा, जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है लाइट से रिलेटेड एक फिनोमिनन है, इसके बारे में देखेंगे, और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से हम लोग केवल ऑप्टिकल फाइबर को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का बहुत सारा एप्लीकेशन है, लगभग 4-5 एप्लीकेशन है, उसमें से आपके सिलेबस में ऑप्टिकल फाइबर मेंशन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग अच्छे से करेंगे, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। जो स्फेरिकल सरफेस होता है, तो इसके सरफेस में किसी भी लाइट को डालने पर वो क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है, तो इसी को कहा जाता है
रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस। तो यहाँ पर स्फेरिकल फार्मूला को डिराइव करेंगे, यहाँ पर डेरिवेशंस देखेंगे इसका। इसके बाद है लेंस मेकर फार्मूला देखेंगे, इसका भी यहाँ पर डेरिवेशन करना पड़ेगा। थिन लेंस फार्मूला, इसका भी डेरिवेशंस देखेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशंस फॉर लेंस, जिस प्रकार हम लोग मिरर के लिए मैग्निफिकेशंस देखे थे उसी प्रकार यहाँ पर लेंस के लिए मैग्निफिकेशंस देखेंगे। ठीक है। उसके बाद है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस भी आप लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 10th में, ये वाला फार्मूला। बट यहाँ पर इस वाले फार्मूले को अच्छे से डिफाइन करेंगे मिरर के लेंस के लिए, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला भी देखेंगे, और ये आता कैसे है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारा चीज़ देखेंगे। क्लास 10th में आप लोग बस ये फार्मूला बस देखे रहे होंगे, है ना। यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में देखेंगे हम लोग। 10th नंबर का पॉइंट है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस, ये भी देखेंगे। यहाँ पर जो पतले पतले लेंस होते हैं उसको हम लोग एक दूसरे से कंबाइन कर देते हैं, तब फोकल लेंथ के ऊपर क्या डिफेक्ट पड़ता है या हमको फार्मूला क्या मिलता है, वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। 11th नंबर का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। अच्छा, ग्लास प्रिज्म के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर बता देता हूं मैं, ऑप्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी ज़रूरी टॉपिक है वो सारा चीज़ क्लास 10th के प्लेलिस्ट में डल चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है चैप्टर 10। ठीक है। एक काम करता हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग को डायरेक्ट उस वीडियो में जाकर अच्छे से देख सकते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो ग्लास प्रिज्म क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग केवल रिफ्रैक्शंस के बारे में देखेंगे। इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, डेविएशन एंगल में जो रिलेशन होता है, जो स्नेल्स फार्मूला है उसको हम लोग जो प्रिज्म एंगल है या डेविएशन एंगल है उससे कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें देखने वाले हैं 11th नंबर के टॉपिक में। इसके बाद है 12th नंबर का जो टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तीनों में से एक क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में, जो कि है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। ये तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है आपके एग्जाम में, 100% श्योर रहता है ना। तो इतना सारा चीज़ हम लोग को चैप्टर 9 का देखना है। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी प्रॉब्लम, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आप लोग के बुक का एक्सरसाइज हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर 9 का डिटेल सिलेबस जो है कंप्लीट होता है। अब चलिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं कि ऑप्टिक्स क्या होता है। चलिए, तो ऑप्टिक्स क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने एक नाम सुने होंगे जिसको हम लोग एकॉस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकॉस्टिक बोलते हैं। ये क्या होता है, इसको हिंदी में ध्वनिकी बोला जाता है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? ध्वनिकी बोला जाता है। ये फिजिक्स का वो ब्रांच होता है जिसमें ध्वनि के बारे में, साउंड के बारे में भी स्टडी किया जाता है। ठीक है। तो उसी ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? एकॉस्टिक बोल देते हैं। उसी प्रकार ऑप्टिक्स होता है। ऑप्टिक्स को हिंदी में प्रकाशिकी कहा जाता है। प्रकाशिकी, ये भी फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें लाइट से रिलेटेड फिनोमिनोन्स के बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विथ द स्टडी ऑफ नेचर, प्रोडक्शंस एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट। In short, we can say optics is the study of properties of light and their various phenomenon। तो उसी फिजिक्स को, जिस फिजिक्स में ऑप्टिक्स के बारे में या लाइट से रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज़ या फिनोमिनोन के बारे में स्टडी किया जाता है, उसी ब्रांच को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स को मेनली 2 टाइप से कैटेगराइज किया जा सकता है, जिसमें से फर्स्ट है रे ऑप्टिक्स, या इसी को जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहा जाता है, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या प्रोपगेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स का जो सेकेंड पार्ट है उसको वेव ऑप्टिक्स कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है फिजिकल ऑप्टिक्स। इसमें हम लोग इंटरफेरेंस, पोलराइजेशंस और डिफ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और इन सभी के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 9। चैप्टर 9 में हम लोग खाली रे ऑप्टिक्स के रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और प्रोपगेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये रिफ्लेक्शन चाहे मिरर से हो या प्लेन मिरर से हो या किसी से भी हो, रिफ्लेक्शंस की घटना वहाँ से होती, बट इस चैप्टर में हम लोग को केवल मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शंस को पढ़ने हैं। और रिफ्रैक्शन जो है ग्लास स्लैब से भी होता है, रिफ्रैक्शन प्रिज्म से भी होता है,
और लेंस से भी होता है। तो मेनली इस चैप्टर 9 में हम लोग को जो लेंस होता है, लेंस के थ्रू जो रिफ्रैक्शन होता है उसको पढ़ना है। ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ना है, ठीक है, उसको भी देख लेंगे थोड़ा सा, है ना, और प्रोपागेशंस तो देखेंगे। और रही बात वेव ऑप्टिक्स या फिजिकल ऑप्टिक्स की, ये पूरा चैप्टर 10 है। तो चैप्टर 10 में ये सारा चीज़ कवर हो जाएगा। इंटरफेरेंस क्या होता है, पोलराइजेशंस क्या होता है, डिफ्रैक्शंस क्या होता है, ठीक है, ये सारा चीज़ चैप्टर 10 में आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑप्टिक्स का। अब इस चैप्टर का जो टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक बोल सकते हैं या फर्स्ट टॉपिक भी बोल सकते हैं इस पूरे चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। मिरर फार्मूला का डेरिवेशंस करेंगे। मिरर फार्मूला का डेरिवेशन मतलब वही फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है, उसी फार्मूला का डेरिवेशंस करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए इसका रे डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चे रे डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, तो इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर मैं अच्छे से आप लोग को समझा देता हूँ, है ना। तो जैसे कि आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा कि रे डायग्राम ड्रॉ करने के कितने रूल्स होते हैं, मिरर के लिए भी और लेंस के लिए भी। तो यहाँ पर एक हमारे पास मिरर है, आप लोग देख पा रहे हैं, मिरर को एम से रिप्रेजेंट किए हैं। और इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट, इसको P से डिनोट करते हैं और इसको कहा जाता है पोल पॉइंट। और यहाँ पर एक एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, ये जो पोल पॉइंट होता है यहीं पर एक एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं सेंटर पर। इस लाइन को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। यदि कुछ लोग 10th क्लास में बहुत अच्छे से नहीं पढ़े होंगे ऑप्टिक्स, उन लोग के लिए मैं यहाँ पर बहुत आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देखें, मिरर देखें। मिरर को M से रिप्रेजेंट किए, मिरर का जो सेंटर पॉइंट है उसको हम लोग P से रिप्रेजेंट किए, और जो P है इसको पोल पॉइंट कहा जाता है मिरर का। और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल, इसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है मिरर का, ठीक है। अब हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर ये जो मिरर है, मिरर को एक स्फेरिकल से मिलकर बना हुआ कंसीडर किया जाता है। किससे मिलकर बना हुआ कंसीडर किया जाता है, एक स्फेरिकल से मिलकर बना हुआ कंसीडर किया जाता है। और इसका जो सेंटर होता है, ये मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ये एक स्फेरिकल है, इसी स्फेरिकल के एक टुकड़े से बना हुआ है मिरर। तो इस स्फेरिकल का जो सेंटर पार्ट होता है उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट कहा जाता है, जो कि यहाँ पर C पॉइंट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट होता है और जो पोल पॉइंट होता है उसके बीच में एक पॉइंट कंसीडर किया जाता है, उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट कह देते हैं, फोकस पॉइंट कहा जाता है। और जो फोकस पॉइंट और पोल पॉइंट का जो बीच का डिस्टेंस होता है इसको कहा जाता है फोकल लेंथ। उसको क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए आइए हम लोग इमेज के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट है इसके पास में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ AB क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब जैसे कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इमेज फॉर्मेशंस का रूल, तो जो मिरर है इसमें इमेज को फॉर्म करने के 3 रूल्स होते हैं। सबसे पहले जो लाइट रेज है इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करवाया जाता है मिरर में, और ये वाला जो लाइन है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जैसे ही ये लाइट मिरर से टकराती है या मिरर में इंसिडेंट होती है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। याद रखिएगा ये मिरर का केस है, मिरर के केस में लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, जबकि लेंस के केस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन। ये पॉइंट याद रखिएगा, इसको भी 1 मार्क्स में पूछ देते हैं। तो जैसे ही लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है तो वापस किस डायरेक्शन में जाती, बैक डायरेक्शन में जाती, और ये हमेशा फोकस से ही होकर जाता है। ये लाइट जो है रिफ्लेक्शंस के बाद हमेशा कहाँ से जाता है, फोकस से होकर जाता है, इसीलिए यहाँ से जा रहा है। ये हो गया फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल ये बोलता है अगर कोई भी लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट से जाता है, ठीक है, तो वो सीधा जाकर मिरर से टकराता है। मिरर से टकराने के बाद सेम उसी डायरेक्शंस में ये फिर से रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट से जा रहा है, और ये जैसे ही मिरर से टकराएगा इसी पाथ में ये फिर से वापस चला जाएगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग है ये वाला रे, और ये वाला जो रे है ये सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग है। अब ये जो
दोनों रे जो हैं, रे फर्स्ट और रे टू, दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करेंगे वहीं पर इस वाले ऑब्जेक्ट का इमेज हमको मिलता है। ये हमको कैसे पता चला? तो ये पता चलता है इमेज फॉर्मेशन रूल से, ठीक है, जो कि आप लोग सभी क्लास 10 में पढ़ चुके होंगे। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, ए बी ऑब्जेक्ट, इसका इमेज हमको कहाँ पर मिल गया? इस पॉइंट पर। और इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? बी डेस ए डेस दे देते हैं। अब यहाँ से हम लोग इमेज का नेचर देखकर बता सकते हैं। यहाँ पर इमेज कुछ ऐसा रखा हुआ है और यहाँ पर हम लोग को इमेज कुछ ऐसा मिल रहा है। तो इमेज का नेचर यहाँ पर क्या हो गया जी? नेचर जो है रियल तो है, लेकिन साइज की अगर बात करें तो यहाँ पर हमको इमेज का जो साइज है छोटा मिला है, ठीक है, जिसको हम लोग डिमिनिश्ड कहते हैं। आई होप ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। और जो इमेज डिस्टेंस, इमेज का जो डिस्टेंस है पोल से, उसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ए बी, इसका जो डिस्टेंस है पोल पॉइंट से, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं और यू को कहा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इमेज और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात वी को हम लोग क्या कहेंगे? इमेज डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो इमेज फॉर्मेशंस का थर्ड रूल बोलता है, थर्ड रूल ये बोलता है जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से रे ऑफ लाइट जो है, जब भी पोल पर इंसिडेंट करवाते हैं, जब भी किसी रे ऑफ लाइट को पोल पॉइंट पर इंसिडेंट करवाते हैं, तो ये जितने एंगल से मिरर के ऊपर इंसिडेंट होता है उतने ही एंगल से ये क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। उतने ही एंगल से क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये कौन बोलता है जी? इमेज फॉर्मेशंस का थर्ड रूल। किसके लिए? मिरर के लिए। आई होप अब आप लोग को ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर रे डायग्राम हमें बोलना क्या चाहता है। एक चीज़ और छूट गया था, ये आर का मतलब क्या है? तो आर जो है यहाँ पर हम लोग, जो कि मैं बता चुका हूँ कि ये मिरर एक स्फेरिकल से मिलकर बना हुआ कंसीडर किया जाता है, तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो उस रेडियस को ही हम लोग यहाँ पर आर कंसीडर किए हैं। यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ, ए बी यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है, ए डेस बी डेस क्या है? यहाँ पर इमेज है। और ये इमेज रियल भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमको कौन सा इमेज मिला है? रियल मिला है, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये मिरर का नाम क्या है? कॉनकेव मिरर है। चलिए आगे देखते हैं। और V का मतलब क्या है? यहाँ पर इमेज डिस्टेंस है, जो कि मैं बता चुका हूँ, है ना। U का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। M का मतलब क्या है? कॉनकेव मिरर। आगे बात करते हैं। तो अब आगे बात करते हैं। इस फिगर में P का मतलब है पोल, ये भी बता चुका हूँ। R का मतलब है रेडियस, और C का मतलब है कर्वेचर पॉइंट, और F का मतलब है, स्मॉल f का मतलब है फोकल लेंथ, और कैपिटल F का मतलब है फोकस पॉइंट। कैपिटल F का मतलब है फोकस पॉइंट, ठीक है। अब चलिए हम लोग डेरिवेशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें एक ट्रायंगल देख पा रहे हैं आप लोग, ट्रायंगल ए डेस बी डेस सी। ये वाला ट्रायंगल कहाँ है? ए डेस बी डेस सी, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ए डेस बी डेस और सी। और एक और ट्रायंगल है ए बी सी, मतलब ए बी सी। अगर इन दोनों को हम लोग ध्यान से देखें, ये वाले ट्रायंगल को और ये वाले ट्रायंगल को, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? ये सिमिलर बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? सिमिलर बोल सकते हैं, है ना। तो आप लोगों ने फिर से 10th क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़ रखे होंगे कि जब दो ट्रायंगल जो है एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, तो दोनों का जो परपेंडिकुलर का जो रेशियो है, दोनों ट्रायंगल के बेस के रेशियो के इक्वल होते हैं। जैसे कि इस वाले ट्रायंगल का अगर हम लोग बेस लें, तो ए डेस बी डेस इसका क्या है? परपेंडिकुलर है। उसी प्रकार इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी होगा। तो परपेंडिकुलर का रेशियो क्या हो गया? ए डेस बी डेस और ए और बी। इसी प्रकार दूसरे वाले ट्रायंगल का अगर बेस लें हम लोग, इस वाले ट्रायंगल का बेस क्या होगा? सी बी डेस, और इस वाले ट्रायंगल का बेस क्या होगा? बी सी होगा। तो इसी को यहाँ पर लिख दें सी बी डेस और बी सी। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर पहले लिए हैं और इस वाले ट्रायंगल का बेस पहले लिए हैं। तो इसको उल्टा भी कर सकते हो आप लोग, इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस पहले ले सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को उस सिचुएशंस में ए बी अपॉन ए डेस बी डेस इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी बी डेस भी लिख सकते हैं।
ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर सी बी डेज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सी बी डेज को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी बी डेज को मैं लिख सकता हूँ इतने में से सीपी में से अगर बी डेज पी को मैं काट के फेंक दूं, याद रखना, ध्यान देना इधर, ये जो सी है और पी है, इतने में से अगर बी डेस पी को मैं हटा दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, सी बी डेस मिल जाएगा। इसीलिए मैं सी बी डेस को क्या लिख सकता हूं, सी पी माइनस बी डेस पी लिख सकता हूं। और बी सी को कितना लिख सकता हूं, ये जो बी सी है इसको मैं लिख सकता हूं, अगर बीपी में से सीपी को हटा दूं, मैं इतने को हटा दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, बीसी मिल जाएगा। इसलिए मैं बीसी को क्या लिख सकता हूं, बीपी माइनस सीपी लिख सकता हूं। अब यहां पर सीपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस आर लिख सकते हैं। यहां पर सीपी क्या चीज है जी, ये है सी और ये है पी, तो सीपी यहां पर क्या है, रेडियस है। लेकिन यहां पर मैं माइनस आर क्यों लिखा हूं, तो आप लोगों ने 10th क्लास में मिरर के लिए साइन कन्वेंशन पढ़ रखे होंगे कि कॉन्केव मिरर के लिए जो रेडियस होता है वो कितना होता है, माइनस आर होता है। ये साइन कन्वेंशन से आया है। उसी प्रकार बी डेस पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डेस और पी इसको हम लोग लिख सकते हैं वी, लेकिन यहाँ पर साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये वाला माइनस यहाँ पर पहले से है। बी डेस पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस वी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर माइनस आर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वी हो जाएगा। उसी प्रकार बी पी को क्या लिख सकता हूँ मैं, बी पी, इसको हम लोग लिख सकते हैं यू के इक्वल। तो यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन लगेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्लीज़ आप लोग उस लेक्चर को देख लीजिएगा, मिरर के बारे में, मिरर का डेफिनेशन, टाइप, इमेज की प्रॉपर्टीज, साइन कन्वेंशन, ये सारा चीज़ आप लोग को आना चाहिए, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है। कॉन्केव मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ये निगेटिव होता है, और कॉन्केव मिरर के लिए अगर इमेज डिस्टेंस की बात करें तो ये भी निगेटिव होता है। फोकल लेंथ भी निगेटिव होता है, रेडियस भी निगेटिव होता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो वैल्यू लिख रहा हूँ ये साइन कन्वेंशन के साथ में लिख रहा हूँ। तो फाइनली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सीपी को आर लिख सकते हैं। सीपी को क्या लिख सकते हैं जी, आर लिख सकते हैं, बट यहाँ पर साइन कन्वेंशन लगा इसलिए माइनस आर हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस यू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस यू प्लस आर। तो यहाँ पर ए डेस बी डेस का फाइनल हम लोग को वैल्यू मिल गया, इन दोनों के रेशियो को, ए डेस बी डेस अपॉन ए बी का v माइनस आर। अब मैं v को पहले लिख दूँ, r को बाद में। ठीक है। तो v माइनस आर, इसको भी वैसे कर दूँ r माइनस यू। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, फिर से हमारे पास एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है जो आपस में सिमिलर हैं। अब ये ट्रायंगल कौन कौन सा है, एक ए डेस बी डेस पी है ना, और एक है ए डेस बी डेस, सॉरी ए और बी और पी, ए डेस बी डेस पी और ए बी पी। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, फिर एक दूसरे के सिमिलर हैं। एक दूसरे के सिमिलर है तो फिर यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगाना है, ए डेस बी डेस अपॉन ए बी है ना, इसका परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर का रेशियो। उसी प्रकार इस वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, बी डेस पी है, इस वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, बी पी है, तो ये आ गया बी डेस पी। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो है ना, परपेंडिकुलर अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन बेस। ये कहाँ से आया है, तो सिमिलरिटी के रूल से आया है ना। अब यहाँ पर मैं बी डेस पी को क्या लिख सकता हूँ, माइनस यू लिख सकता हूँ। बी डेस पी को क्या लिख सकता हूँ, माइनस यू लिख सकता हूँ। उसी प्रकार बी पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस यू लिख सकता हूँ। इसलिए ए डेस बी डेस अपॉन ए बी को मैं क्या लिख दिया हूँ, माइनस वी अपॉन माइनस यू। फिर यहाँ पर माइनस कहाँ से आया, साइन कन्वेंशन से आया है। तो इसी प्रकार ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए डेस बी डेस अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, वी अपॉन यू मिल जाएगा। इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। नॉ इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। क्यों इक्वेट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड देखो और इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड देखो, तो दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए इसका राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा v अपॉन यू इज इक्वल टू वी माइनस आर अपॉन आर माइनस यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हम लोग को v अपॉन यू इज इक्वल्स टू मिल गया था v माइनस आर अपॉन आर माइनस यू, ये मिल चुका था। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाता है आर वी माइनस यू वी इज इक्वल्स टू यू वी माइनस यू आर।
ये मिल जाता है। अब यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, ये r वाला टर्म्स को एक साथ लेफ्ट साइड में रखता हूँ और uv वाले टर्म को एक तरफ रखता हूँ, तो मुझे मिल जाता है, इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो rv ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ur इज इक्वल टू uv पहले से था, ये इधर आके प्लस हो जाएगा uv। अब यहाँ से r कॉमन निकाल लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा v प्लस u, और इधर से दोनों सेम क्वांटिटी इसलिए ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2uv हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से r को मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ और uv को इधर ट्रांसफर करता हूँ, तो मुझे मिल जाता है u प्लस u v प्लस u अपॉन uv इज इक्वल टू 2 अपॉन r, ये मिल जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, इसको अलग अलग लिख लेता हूँ, v अपॉन uv प्लस v अपॉन uv अलग लिख लिया, उसी प्रकार u अपॉन uv लिख सकता हूँ प्लस करके, तो यहाँ से v और v कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से u और u कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इधर तो 2 अपॉन r रहेगा ही। अब एक चीज़ फिर आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे क्लास 10th में, जो रेडियस होता है और फोकल लेंथ होता है, इसका रिलेशन r जो है फोकल लेंथ के डबल होता है। अब ये कैसे डबल होता है, इसको भी आप लोग डायग्राम से समझ सकते हो। डायग्राम से कैसे समझेंगे, तो चलिए एक बार दिखा देता हूँ, है ना। यहाँ पर ये है f और ये है r, तो r जो है इसका डबल है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक कितना है जी, 1 फोकल लेंथ है। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये फोकल लेंथ है। तो रेडियस से अगर इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या f है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या f है, तो यहाँ पर r को हम लोग 2f के इक्वल लिख सकते हैं, और इसका डेरिवेशंस भी आप लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 10th में। तो ये रिलेशन होता है फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में, तो उसी को यहाँ पर लिखा हूँ कि r जो है फोकल लेंथ का कितना होता है, डबल होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं 1 अपन r को क्या लिख सकता हूँ, r को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, 2f को इधर, सॉरी 2 को इधर कर देता हूँ, तो यहाँ पर f इज इक्वल टू क्या मिल जाता है, r अपन 2 मिल जाता है। r इज इक्वल टू 2f है, तो 2 को इधर ट्रांसफर करूंगा तो f इज इक्वल टू क्या हो जाता है, r अपन 2 हो जाता है। तो यहाँ पर 2 अपन r है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपन f इज इक्वल टू 2 अपन r। अब देखो 2 अपन r है, 2 अपन r है, तो 2 अपन r को हटाकर मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 1 अपन f, तो मुझे मिल जाता है 1 अपन f, और यहाँ से क्या मिल गया, 1 अपन u, यहाँ से 1 अपन v। तो इसी को क्या कहा जाता है जी, मिरर फॉर्मूला कहा जाता है। This is called mirror formula and this formula is applicable to all concave and convex mirror whether the image form is real or virtual। तो इसी फॉर्मूला को क्या कहा जाता है, मिरर फॉर्मूला कहा जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने कॉन्केव मिरर के लिए इस फॉर्मूले को डिराइव किए हैं, इसी प्रकार कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं, तब भी हम लोग को यही फॉर्मूला मिलेगा। और हम लोग को पता है कॉन्केव मिरर जो है हमको हमेशा क्या देते हैं, रियल इमेज देते हैं। एक कंडीशन ऐसा होता है जो रेयर सिचुएशन होता है जिसमें हम लोग को वर्चुअल इमेज मिलता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में ज़्यादातर हम लोग को क्या मिलता है, वर्चुअल इमेज ही मिलता है। इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये वाला जो फॉर्मूला है दोनों के लिए एप्लीकेबल है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के लिए भी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, उसके लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ होता है u का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, यदि हमको क्वेश्चन में v और f का वैल्यू दिया हो। इसी प्रकार हम लोग इस फॉर्मूले से v का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हम लोग को क्वेश्चन में u और f का वैल्यू दिया हो, और इसी फॉर्मूले से हम लोग f का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमको u और v का वैल्यू दिया हो, ये वैल्यू दिया हो। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी हमको मिरर दिया हो, उस मिरर का यदि हम लोग को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है या फोकल लेंथ निकालना है, सभी का वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस शर्तें हैं, आप लोगों को मिरर का साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए कि कौन से वैल्यू को कब पॉजिटिव लेते हैं, कॉन्केव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीनियर मैग्निफिकेशंस फॉर मिरर। तो लीनियर मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे, जो कि होता है जो इमेज का हाइट होता है और जो ऑब्जेक्ट का हाइट होता है, दोनों के रेशियो को ही क्या कहा जाता है, लीनियर मैग्निफिकेशंस कहा जाता है। और इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1।
या किसी किसी बुक में इसी को h डैश अपॉन h लिखा रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जैसे कि इसमें देखकर बता देते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के हाइट को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, h1 कंसीडर करते हैं, और ये जो इमेज है इसकी हाइट को h2 कंसीडर करते हैं, इसकी हाइट को क्या कंसीडर कर देते हैं, h2। बट किसी किसी बुक में ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट को h डैश कंसीडर करते हैं, और जो इमेज है इसकी हाइट को h कंसीडर करते हैं। तो इन दोनों के रेशियो को ही क्या कहा जाता है, मैग्निफिकेशंस कहा जाता है। मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिखते हैं, m इज इक्वल टू h2 अपॉन h डैश, किसी किसी बुक में इसी को h डैश अपॉन h लिखा रहता है। और ये वाला जो मैग्निफिकेशन है ये दोनों ही मिरर के लिए, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर n छूट गया था, कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो। अब इसी फॉर्मूले को कितने प्रकार से लिख सकते हैं उसकी बात करते हैं। अगर मैं इसी फॉर्मूले को u और v के टर्म्स में लिखूं, सॉरी v और u के टर्म्स में लिखूं, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? तो चूंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा था इस फिगर के लिए, इस डायग्राम के लिए, जब हम लोग मिरर फार्मूला का डेरिवेशंस कर रहे थे तो ये वाला डायग्राम यूज़ किए थे। तो इस डायग्राम में हम लोगों ने देखा था कि जो ट्रायंगल है ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये दोनों क्या थे, सिमिलर थे। तो इसी से हमको क्या मिला था, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी मिला था, जहाँ पर ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू हम लोग कंसिडर कर लेते हैं h1 है, और ए डैश बी डैश का वैल्यू हम लोग कंसिडर कर लेते हैं h2। बट यहाँ पर अगर मैं साइन कन्वेंशन लगाऊं तो इमेज का हाइट क्या है जी, इन्वर्टेड है, इसलिए यहाँ पर h2 की जगह पर h2 ना होकर क्या है, माइनस h2 है। और h1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, h1 को मैं लिख सकता हूँ u, अगर मैं साइन कन्वेंशन लगाऊं तो ये माइनस u हो जाएगा। उसी प्रकार h2 क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है जी, v है, लेकिन यहाँ पर साइन कन्वेंशन लगे हैं तो ये हो गया v माइनस v, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है ना, ये माइनस जो है h2 की वजह से है, बट यहाँ पर इमेज का भी तो अपना खुद का माइनस होगा। ये वाला माइनस जो है इस एज का है और ये वाला माइनस जो है इमेज डिस्टेंस का है। इमेज डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर निगेटिव होगा, साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो, है ना, कॉनकेव मिरर के लिए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस यू अपॉन माइनस, और ब्रैकेट के अंदर में माइनस वी हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पर क्या मिल गया। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, h2 को ऊपर ले जाता हूँ, h1 को नीचे ला लेता हूँ। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ h2 अपॉन h1 इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। अच्छा, किसी को ये लग रहा होगा कि यहाँ पर h1 अपॉन h2 है, इसको मैं नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में क्यों ले जा रहा हूँ भैया, क्योंकि मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला क्या है, इमेज का हाइट है और ऑब्जेक्ट का हाइट है, इसलिए। तो यहाँ पर मैं इमेज के हाइट को क्या लिख कर रहा हूँ, नॉमिनेटर में ले जा रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट के हाइट को डिनोमिनेटर में। तो हमको h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर मुझे मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला v और u के टर्म्स में लिखना है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ये कॉनकेव मिरर के लिए हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर के लिए हो। मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला v एंड u के टर्म्स में क्या होगा, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होगा, जहां पर v को बोला जाता है इमेज डिस्टेंस और u को बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिमिलरली वी कैन फाइंड फॉर कॉन्वेक्स मिरर, और ये जो निकाले थे ये कौन से मिरर के लिए था, कॉनकेव मिरर के लिए था। इसी प्रकार हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी डेरिवेशंस करके निकाल सकते हैं, लेकिन उसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि ये जो मैग्निफिकेशन है इसको u एंड f के टर्म्स में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो चूंकि हम लोग मिरर फॉर्मूला निकाल चुके हैं, 1 अपन f इज इक्वल टू 1 अपन v प्लस 1 अपन u, ये निकाल चुके हैं। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपन v इज इक्वल टू 1 अपन f माइनस 1 अपन u लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसी को आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इधर, और दोनों का एलसीएम निकाल देता हूँ। तो 1 अपन v इज इक्वल टू क्या होता है, u माइनस f अपन एफ यू हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर मुझे v का वैल्यू चाहिए, इसलिए ना इसको ऊपर ले जाता हूँ, इसको नीचे, तो ये भी तो चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू एफ यू अपॉन u माइनस एफ। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देता हूँ। अब इस वैल्यू को मैं कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इस वाले इक्वेशन में।
नहीं, सॉरी फॉर दैट, इसको मैं मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में रख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, ये है इक्वेशन नंबर 3 और ये है इक्वेशन नंबर 4। तो इस वैल्यू को मैं कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में। तो मुझे मिल जाएगा m इज इक्वल टू -1 अपॉन यू। यहाँ पर -1 अपॉन यू को अलग करके लिख लिए, v को अलग करके लिख लिए, और v का वैल्यू हम लोग यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, तो हमको मिल गया m इज इक्वल टू -1 अपॉन यू, और ये ब्रैकेट में मिल जाएगा f u अपॉन u माइनस f। और आगे हम लोग इसी को लिख सकते हैं, यहाँ से u और u कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -f अपॉन u माइनस f। और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं तो ये हो जाएगा f माइनस u। अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं तो f माइनस u नहीं हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला मुझे क्या मिल जाएगा, f इज इक्वल्स टू f अपॉन f माइनस u मिल जाएगा। और इसी को कहा जाता है मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला, किस टर्म्स में, u एंड f के टर्म्स में। और इस फॉर्मूले में आप लोग देख सकते हो f और u के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसी को कहा जाता है f और u के टर्म्स में मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला। किसके लिए, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है। इसको क्या करना है, जितने भी फॉर्मूला हैं जो कॉन्वेक्स के लिए, जो कॉनकेव के लिए निकालते हैं वही कॉन्वेक्स के लिए होता है, ठीक है, दोनों में कोई चेंज नहीं होता। और बाय द वे चेंज होगा तो वो किस वजह से होगा, केवल और केवल साइन कन्वेंशन की वजह से। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग v और f के टर्म्स में निकालेंगे, ठीक है। अभी कौन से टर्म्स में निकाले थे, f और u के टर्म्स में निकाले थे। अब हमको v और f, मतलब मैग्निफिकेशंस के फॉर्मूले में v और f के अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ, शॉर्ट में अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पर मुझे मैग्निफिकेशन जो है u और f के टर्म्स में चाहिए, तो यहाँ पर मुझे v को हटाना है कैसे भी करके। तो यहाँ से मैं क्या किया हूँ, मिरर फार्मूला से v का वैल्यू निकाल के इसको यहाँ पर पुट किया हूँ। उसी प्रकार यहाँ पर अब मुझे v और f के टर्म्स में चाहिए, u नहीं चाहिए। अब मुझे u को हटाना है, तो मैं मिरर फार्मूला से क्या करूँगा, u का वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दूंगा, फिर ये वैल्यू हट जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर किया हूँ मैं, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, ये पता है मुझे। तो 1 अपॉन u को मैं यहीं पर रखता हूँ क्योंकि u को मुझे यहाँ से हटाना है, तो u का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं। तो यहाँ पर 1 अपॉन u को मैं यहीं रखता हूँ, 1 अपॉन v को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाता है 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन v मिल जाता है। और आगे बढ़ते हैं, तो 1 अपॉन u को मैं लिख सकता हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है 1 अपॉन u इज इक्वल टू v माइनस f अपॉन v f मिल जाता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देता हूँ। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर 1 अपन u का वैल्यू जो मिला है इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता हूँ 1 अपन u का वैल्यू। तो यहाँ से माइनस v को अलग लिखता हूँ, 1 अपन u को अलग लिखता हूँ। अब यहाँ से 1 अपन u का जो वैल्यू है उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाता है माइनस v, ब्रैकेट में मिल जाता है v माइनस एफ अपॉन v f मिल जाता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला v और ये वाला v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा m इज इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में v माइनस एफ अपॉन एफ मिल जाता है। तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये अंदर में ब्रैकेट के अंदर जो है वो हो जाएगा f माइनस वी हो जाएगा। तो m इज इक्वल्स टू एफ माइनस वी अपॉन एफ हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 7 दे देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग को फाइनली क्या मिल गया है, मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला जो है यहाँ से मैं बता सकता हूँ f और v के टर्म्स में है। अब आप लोग को मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला जो है v एंड f के टर्म्स में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर u वाला पार्ट दिख ही नहीं रहा है, केवल f दिख रहा है और v दिख रहा है, इस वजह से। तो इसी को कहा जाता है v एंड f के टर्म्स में मैग्निफिकेशंस फॉर्मूला। आगे बात करते हैं, अब यहाँ से रिजल्ट क्या निकलता है मिरर के लिए। तो याद रखिएगा, मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशंस का मैग्नीट्यूड है यदि 1 से छोटा मिलता है तो इमेज क्या होता है, इमेज हमेशा छोटा मिलता है, डिमिनिश्ड मिलता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और अगर मैग्निफिकेशंस का वैल्यू जो है, मैग्निफिकेशंस के मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 से बड़ा है तो यहाँ पर इमेज कैसा होता है, मैग्नीफाइड होता है, बड़ा होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और अगर जो मैग्निफिकेशंस का जो मैग्नीट्यूड है अगर ये 1 के इक्वल है, इसका मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, सेम है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आता है, मैग्निफिकेशंस का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, केवल और केवल ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशंस को बताने के लिए यूज़ करते हैं। मैग्निफिकेशंस मतलब वो छोटा है या बड़ा है, इस चीज़ को
ठीक है। अच्छा, ये वाला केस हमको कब मिलता है? मैग्निफिकेशंस का जब मैग्नीट्यूड है वो 1 से छोटा है। ये हमको कब मिलता है? जब इमेज की हाइट जो है छोटा हो ऑब्जेक्ट की हाइट से, इस कंडीशन में मिलता है। और इसी का एग्जांपल यहाँ पर मैं बताया हूँ। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इमेज की हाइट को 1 मीटर है और ऑब्जेक्ट की हाइट को कंसिडर कर लेते हैं 2 मीटर है। तो यहाँ पर h1 बड़ा है h2 से। तो जब मैग्निफिकेशंस के फॉर्मूले में m इज इक्वल टू h2/h1 में इस वैल्यू को मैं रखूं तो मुझे 1/2 मिलेगा और ये 0.5 होगा। और 0.5 क्या होता है जी? छोटा होता है 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशंस का वैल्यू क्या आ गया जी? 1 से छोटा आ गया। अब 1 से छोटा कब आया? जब h2 का वैल्यू छोटा था h2 से। ठीक है, h1 का वैल्यू 2 है, h2 का वैल्यू 1 है। तो h1 का वैल्यू जब बड़ा था h2 से, तब हमको क्या मिला था? ये वाला कंडीशन मिला था, उसी को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। उसी प्रकार ये वाला केस, सेकंड वाला केस हमको कब मिलता है? जब h2 का वैल्यू बड़ा होता है h1 के कंपैरिजन में। h2 का वैल्यू बड़ा होता है h1 के कंपैरिजन में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं m इज इक्वल टू 2/1। तो m का वैल्यू क्या मिल गया? यहाँ पर दोनों का वैल्यू पुट करने पर 2 मिल गया। और 2 क्या होता है? 1 से बड़ा होता है। तो मैग्निफिकेशंस का वैल्यू क्या हुआ? बड़ा हुआ 1 से। तो ये सिचुएशन हमको कब मिलता है? जब इमेज ऑफ हाइट जो है बड़ा होता है ऑब्जेक्ट की हाइट से, तब मिलता है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें भी है। इक्वल कब मिलता है? जब h1 h2 दोनों इक्वल हो, मतलब इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या हो? सेम हो, तब हमको मैग्निफिकेशंस का मैग्नीट्यूड क्या मिलता है? 1 मिलता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो बॉक्स में जो बनाया ये पॉइंट याद रखिएगा। कभी कभी इसको MCQ या फिर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन यहीं से बना देते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इसको बॉक्स में क्लोज कर दिया हूँ। ठीक है, तो आई होप आज के इस लेक्चर में सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के 4th नंबर के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।